ये है सूरजपुर गांव। ये गांव हरे भरे खेतों, फलों के बागों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे। वो सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते और अपनी फसलों को उगाते थे। गांव में एक राजा राज करते थे जिनका नाम सूर्यसेन था। राजा सूर्यसेन दयालु और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनका एक चतुर और अनुभवी मंत्री था जिसका नाम बुद्धि सागर था। महाराज, आपके आदेशानुसार मैंने बादलपुर गांव के राजा को पानी और अनाज की भारी कमी की समस्या के ऊपर जानकारी भिजवा दी है। अब बस उनके जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ, लेकिन महामंत्री जी, वो सब तो ठीक है, पर मुझे क्या लग रहा है कि हमें अब अपने खजाने को खोलना ही पड़ेगा गांव में आई इस समस्या को सुलझाने के लिए। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। बस एक बार बादलपुर के राजा का जवाब आ जाए तो हमारी मदद जरूर करेंगे वो। इस साल सूरजपुर पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से आग बरस रही थी और धरती तप रही थी। महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। गांव के कुएं और तालाब सूख गए थे। नदियां भी सिकुड़कर पतली धारा बन गई थी। मुकेश नाम का एक किसान भी इसी गांव में अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। मुकेश एक परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में चला जाता और देर शाम तक काम करता। उसकी पत्नी गंगा भी घर और खेत के कामों में उसका पूरा साथ देती थी। देखो मुकेश, अब कुएं में थोड़ा सा ही पानी बचा है। ये भी कब तक चलेगा? हाँ, क्या कहें गंगा, ऐसा लगता है कि धरती माता हमसे रूठ गई है। अरे हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन मुकेश, गांव के और भी किसानों का यही हाल है। सब परेशान हैं। बच्चे प्यास से रो रहे हैं और जानवर बेहाल हैं। हाँ, अब क्या कहें गंगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गर्मी देखिए, बिना बारिश के गर्मी बाप रे बाप सहन ही नहीं होती। क्या होगा भगवान। अरे रत्नाकर चाचा, अब आप ही बताओ, क्या होगा इतनी गर्मी में हमारा? गर्मी से तो अब गांव के बच्चे भी बेहाल हो गए हैं। बाप रे बाप। हाँ भाई, ऊपर से फसल बर्बाद होने के कारण बाजार में सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। हाँ हाँ, ये तो तुम लोग ठीक बोल रहे हो, लेकिन इस गांव का बुजुर्ग किसान होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हमें फिर से राजा के पास इस समस्या के ऊपर बात करनी होगी। नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमारी हालत और भी खराब होने वाली है। हाँ रत्नाकर चाचा, तुम बिल्कुल सटीक बात बोल रहे हो। अगर हम राजा के पास नहीं गए ना तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ तो ठीक है चाचा, कुछ दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग खुद ही जाएंगे राजा के पास। क्यों, ठीक है ना? धीरे धीरे गांव के किसानों की हालत और खराब होती गई। गर्मी और सूखे के कारण कई लोग बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे और खेतों में दरारें पड़ने लगी। गांव में मातम का माहौल छा गया। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ किसान के साथ साथ मुकेश भी राजा सूर्यसेन के पास अपनी परेशानी लेकर गए। वो राजा के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, इस साल हमारे गांव पर प्रकृति का कहर टूटा है। बारिश न होने से सब कुछ सूख गया है। हमारे खेत बंजर हो गए हैं और हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। लोग और जानवर मर रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है महाराज, हमारी मदद कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों की समस्या समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के बोलने से पहले ही
बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे भी इस प्राकृतिक समस्या से निपटने का उपाय नहीं मिला। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्द ही कुछ न कुछ करूंगा। लेकिन महाराज, अगर हमें कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पानी मिल जाता तो कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाती, क्योंकि गांव के किसान सबसे ज्यादा पानी की समस्या से परेशान है महाराज। हाँ। ये सब सुनने के बाद राजा अपने महामंत्री की तरफ देख बोलते हैं, मंत्री जी, आप देख रहे हैं ना कि हमारे गांव में कितना बड़ा संकट आया है। मेरी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। अब हमें कुछ करना होगा, कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इस सूखे की समस्या को हल किया जा सके। महाराज, बहुत खोजने के बाद मुझे एक बात पता चली। इस गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ों के पीछे एक रहस्यमयी पहर है। वहां पर कई सिद्ध और ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। शायद उनमें से किसी के पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे हमें इस संकट से मुक्ति मिल सके। क्या बात कर रहे हो, सच में? हो, तो फिर हमें तुरंत वहां किसी को भेजना चाहिए। सुनिए, तो जो भी जंगल से होते हुए उस पहाड़ में जाकर किसी ऋषि मुनि से बात करके गांव के लिए पानी लाने का कोई उपाय या कोई जादुई वस्तु लेकर आएगा, मैं उसे बहुत सारा धन और सम्मान दूंगा। लेकिन महाराज, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस पहाड़ का रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। जंगल के रास्ते से होकर जाना होता है और वहां खतरनाक खतरनाक जंगली जानवर होते हैं महाराज। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है मंत्री जी। इसीलिए हमें गांव के सबसे बहादुर और निडर व्यक्ति की जरूरत है जो उस पहाड़ पर ऋषि मुनि से बात करे। राजा ने तुरंत पूरे गांव में ये घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति पहाड़ों के उस रहस्यमयी पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलकर गांव के लिए कोई जादुई वस्तु या पानी लाने का उपाय खोज कर लाएगा, उसे राजा की ओर से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। गांव के कई साहसी युवक राजा की घोषणा सुनकर उस पहर की ओर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो पहर बहुत खतरनाक माना जाता था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और जंगली जानवरों के डर से बहुत कम लोग ही वहां जाने की हिम्मत कर पाते थे। लेकिन जैसे ही मुकेश ने जब राजा की घोषणा सुनी, अगर मैं उस पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलकर कोई उपाय ला सकूं, तो ये तो मेरे गांव और मेरे लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, उनकी जान बच जाएगी। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ उन महान ऋषि मुनि से मिलने। तभी मुकेश अपनी पत्नी गंगा को सारा कुछ बताने पहुंच जाता है। गंगा, मैंने राजा की घोषणा सुनी है। मैं उस पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलने और गांव के पानी का कोई उपाय ढूंढने का सोच रहा हूँ। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? वो पहर बहुत खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर और अनजान खतरे हैं। मैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाने दूंगी। अब गंगा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता होगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारे गांव के लोग किस हाल में हैं। देखा है ना, बच्चों की प्यासी आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। अगर मैं कोशिश ना करूं तो भी मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्द ही लौट आना। अगले दिन सुबह मुकेश ने अपनी पत्नी से विदा ली और उस रहस्यमयी पहर की ओर निकल पड़ा। उसका मन गांव के लोगों की चिंता और एक उम्मीद की किरण से भरा हुआ था। कुछ देर चलने के बाद मुकेश अपनी मंजिल की सबसे खतरनाक जगह पर पहुंचा, जो ये जंगल था। अरे बाप रे बाप, ये जंगल तो बहुत घना है और न जाने कौन कौन से जानवर यहाँ रहते होंगे। लेकिन मुझे यहाँ बहुत सावधानी बरतनी होगी,
क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला कर सकता है। हाँ, चलो यहां थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। बहुत तेज प्यास भी लगी है, लेकिन मेरे पास अभी तो थोड़ा सा ही पानी है। ठीक है, मैं काम चला लूंगा इतने पानी में ही। मुकेश जब जंगल के बीचों बीच था, जैसे ही मुकेश एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, तभी उसके पास एक खरगोश आया। अरे अरे अरे, ये क्या? ये खरगोश तो मेरे पास ही आ रहा है। कहीं ये कोई जादुई खरगोश तो नहीं है? चलो इसे भगाता हूं। अरे 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 अरे, भाग यहां से। भाग। अरे भाग जा, नहीं तो मैं बताऊं क्या? मारूं? हट। अरे नहीं 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 दोस्त, मैं एक रहस्यमयी खरगोश हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो जंगल के बाहर वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ, जहाँ महान ऋषि मुनि रहते हैं। मुझे उनसे अपने गांव की समस्या के ऊपर कोई उपाय लेना है। अच्छा, तो तुम वहाँ जा रहे हो? ठीक है, तुम मेरे लिए एक काम करो। जब तुम उन महान ऋषि मुनियों से मिलोगे ना, तब उनसे पूछना कि मैं कब इंसानी रूप में आऊंगा, कब मेरा श्राप खत्म होगा। पूछोगे ना? हाँ हाँ ठीक है खरगोश जी, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। मुकेश ये बोल फिर से अपने रास्ते निकल जाता है। मुकेश के पास जो थोड़ा सा पानी था वो तो खत्म हो गया, लेकिन बदले में उसे पहाड़ों तक पहुंचने का सही रास्ता मिल गया था। और अब मुकेश थोड़ा खुश होकर जल्दी जल्दी वहां जाने लगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक बुढ़िया मिली, जो जंगल में ही एक छोटी सी कुटिया के पास बैठी थी। अरे बूढ़ी माँ, आप यहाँ जंगल में अकेली क्यों बैठी हैं? बेटा, मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मुकेश बुढ़िया को सारी बातें बताता है और तब बुढ़िया बोलती है, बेटा, तुम जब उन महर्षि मुनि से मिलो तो मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछते आना कि मेरा ये पेड़ कुछ सालों से फल नहीं दे रहा, तो क्या करने पर ये पेड़ फिर से पहले की तरह फल देने लगेगा? ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर पूछूंगा। ये बोल अब मुकेश फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और अब कई मुश्किलों का सामना करके जंगली जानवरों की दहाड़ सुनकर डरते हुए अंत में वो उस पहर में पहुंचा जहां ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसने एक शांत और पवित्र स्थान देखा जहां एक वृद्ध ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान कर रहे थे। मुकेश धीरे धीरे उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। हे महान ऋषि, मैं सूरजपुर गांव से आया हूँ। हमारे गांव पर सूखे का बहुत बड़ा संकट आया है। लोग और जानवर प्यास से मर रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे गांव को पानी मिल सके? ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुकेश की ओर देखा। उनकी आंखें शांत और करुणामयी थीं। उन्होंने मुकेश की दुख भरी कहानी सुनी और कुछ देर तक विचार किया। हे वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। प्रकृति का प्रकोप कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन तुम एक साहसी और बहादुर व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई मटका दूंगा। इस मटके में हमेशा पानी भरा रहेगा। तुम इसे अपने गांव ले जाओ और इसका पानी सभी लोगों और जानवरों को पिलाओ। लेकिन याद रखना, इस मटके का पानी कभी भी व्यर्थ नहीं करना। ऋषि ने अपनी कुटिया के अंदर से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला। वो देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी। ऋषि ने वो मटका मुकेश को दिया। हे महान ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमारे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन मुझे आपसे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला ये कि जो रास्ते में मुझे एक खरगोश मिला था, उसका श्राप कब खत्म होगा और कब वो इंसानी रूप में वापस आएगा? और दूसरा, मुझे बूढ़ी माँ मिली थी, उनका वो पेड़ कब उन्हें फल देना चालू करेगा? बिल्कुल बालक, देखो, तुम उस खरगोश से बोलना कि जब उसे कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा, तब वो अपने इंसानी रूप में वापस आएगा। और वो बूढ़ी जब अपने पेड़ से फल की चिंता ना करते हुए उसे रोज मन से पानी देगी और उसकी देखभाल करेगी, तब उसका वो पेड़ खुद ब खुद फल देने लगेगा। मुकेश ने ऋषि से सारे प्रश्नों के जवाब लिए, उन्हें बार बार प्रणाम किया और उस जादुई मटके को लेकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल में आया तो उसे वही बुढ़िया मिली। बेटा, क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब ले आए? हाँ बूढ़ी माँ, मैंने महान ऋषि से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको अपने पेड़ से फल की चिंता ना करते हुए उसे रोज पानी और उसकी देखभाल करनी है। ये पेड़ आपको एक दिन जरूर फल देगा। बस यही कहा उन्होंने। ये सुन बुढ़िया खुश हो गई और मुकेश अपने मटके के साथ गांव की तरफ चला गया। जैसे ही वो गांव पहुंचने वाला था, वहां उसे वो खरगोश मिला। दोस्त, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब ले आए? हाँ दोस्त, महान ऋषि ने बोला है कि जब तुम्हें कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा ना, तो तुम खुद ब खुद इंसानी रूप में आ जाओगे। अच्छा, तो दोस्त तुम ही एक बार मुझे स्पर्श करो ना। मैंने तुम जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। हाँ। तभी मुकेश उस खरगोश को छूता है। मुकेश के छूते ही वो खरगोश एक इंसानी रूप में आ जाता है। ये व्यक्ति मुकेश को धन्यवाद बोल वहाँ से चला जाता है और मुकेश भी अपने गांव की तरफ निकल जाता है। बहुत मुश्किल सफर के बाद मुकेश आखिरकार अपने गांव सूरजपुर वापस पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो बेसब्री से ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वो क्या लेकर आया है। अरे मुकेश भाई, ये बताओ, क्या तुम्हें सूखे से बचने का कोई उपाय मिला? क्या वहाँ वो महान ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय बताया? हाँ, मैंने उन महान ऋषि मुनियों से बात की और उन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया और कहा कि इस मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ मत करना। इस मटके से पानी कभी खत्म नहीं होगा। मुकेश की बातों पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक छोटा सा मिट्टी का मटका कैसे पूरे गांव की प्यास बुझा सकता है? मुकेश ने मटके का ढक्कन खोला और उसमें से पानी निकला। सभी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि मटके में पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना पानी निकालता, मटका उतना ही पानी से भरा रहता। अरे वाह भैया वाह, ये तो सच में जादुई मटका निकला। वाह 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 मुकेश, तुमने तो कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुकेश का धन्यवाद किया और उस जादुई मटके से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। कुएं और तालाब फिर से पानी से भर गए। जब राजा सूर्यसेन को इस जादुई मटके के बारे में पता चला तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुकेश को दरबार में बुलाया और उसका भव्य स्वागत किया। हाँ मुकेश, तुमने वाकई में एक अद्भुत काम किया। तुमने अपनी हिम्मत और चतुराई से हमारे गांव को सूखे के संकट से बचाया है। हम तुम्हें तुम्हारा इनाम अवश्य देंगे। राजा ने मुकेश को ढेर सारा धन, जमीन और सम्मान दिया। पूरे गांव में मुकेश की बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। जादुई मटके के कारण सूरजपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया।
लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुकेश और गंगा भी सुख और शांति से रहने लगे। वो हमेशा उस ऋषि मुनि के आभारी रहे जिन्होंने उनकी मदद की थी। लेकिन ऋषि की बात मुकेश और गांव के लोगों को हमेशा याद रही कि उस जादुई मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं करना है। उन्होंने हमेशा उस पानी का सावधानी से उपयोग किया और कभी भी उसे बर्बाद नहीं किया।